नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार, अधिवक्ता, और आप लोगों के समझ पुनः पूर्व की भांति कुछ जन उपयोगी बातें लेकर हाजिर हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के कारण इसका कुछ नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है और हमारे वायुमंडल में प्रदूषण फैल रहा है। बात सही है, लेकिन साइंस हर दिशा में, मानव मस्तिष्क हर दिशा में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, अपने जीवन को हर स्तर से, हर प्रकार के दुखों से, चिंताओं से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। साइंस का यह प्रतिपाद्य विषय रहा है कि मानव जीवन को कैसे सुखद बनाया जाए, मानव जीवन को खुशहाल कैसे किया जाए। तो हर वो समस्याएं जो मानव जीवन के लिए दुष्कर साबित हो सकता है, मानव जीवन के लिए दुखद परिस्थितियों का कारण बन सकता है, उन सभी समस्याओं, उन परिस्थितियों पर भी साइंस निरंतर, विज्ञान निरंतर, उन परिस्थितियों के निराकरण के लिए विज्ञान निरंतर प्रयासरत है और साइंस हमेशा चिंतनशील रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमाणु अस्त्र शस्त्र का युग है, परमाणु बम का निर्माण हुआ है जो दुनिया को विनाश कर सकता है। आज बहुत सारे समृद्ध देशों के पास, डेवलप देशों के पास परमाणु अस्त्र शस्त्र हैं, परमाणु बम है जो पलकों में दुनिया को विनाश कर सकता है, भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यह सब साइंस का ही देन है जो हमारे लिए भविष्य में घातक साबित हो सकता है। लोगों का ऐसा मानना होता है, लेकिन साइंस का प्रतिपाद्य विषय क्या है? साइंस का उद्देश्य क्या है? विनाश नहीं, विकास है और सृजन है। हमेशा विकास और सृजन के लिए ही साइंस हमेशा से प्रयासरत रहा है। मानव जीवन की कठिनाइयों को दूर करना, मानव जीवन को खुशहाल बनाना, यह साइंस का विषय रहा है, उद्देश्य रहा है। और इस दिशा में शुरू से ही साइंस प्रयास कर रहा है, प्रयासरत है, आज भी है, आने वाले दिन में भी रहेगा। मानव जीवन को खुशहाल बनाना ही साइंस का उद्देश्य है। दुखद परिस्थितियां उत्पन्न करना साइंस का उद्देश्य नहीं है। तो जहाँ तक परमाणु बम का बात है, और यह एक चिंता का जो विषय लोग इसको मान रहे हैं, सबको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध अपने समय का सबसे प्रलयकारी युद्ध था, उस युग का। और द्वितीय विश्व युद्ध भी अपने समय का प्रलयकारी युद्ध था, बहुत बड़ा प्रलयकारी युद्ध था उस समय का। पहले के प्रारंभिक आदिम अवस्था में लोग एक दूसरे से लड़ाई करते थे तो लाठी से लड़ाई करते थे, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं हुआ करता था। और लाठी केवल एक दूसरे को मारने के लिए ही प्रयोग में नहीं होता था, लाठी का प्रयोग दूसरे के वार को सहन करने, रोकने के लिए भी होता था, काटने के लिए भी होता था। एक अच्छा लठैत को आप मार नहीं सकते क्योंकि वो एक्सपर्ट होता है। जब आप लाठी चलाइएगा तो रोक लेता है और वो आपके वार को रोकने में सक्षम होता है। जब धीरे धीरे साइंस के विकास हुई, मेटल युग आया, तो मेटल का हथियार बनने लगे, जैसे तलवार। लेकिन मानव जाति ने, मानव मस्तिष्क ने केवल तलवार का ही निर्माण नहीं किया, तलवार के साथ साथ तलवार के वार को रोकने के लिए ढाल भी बनाया था, ढाल का भी निर्माण किया। तलवार और ढाल जो है एक हाथ में लगाया जाता है, गोल रहता है, और रोकने का काम में आता है। तलवार के साथ साथ ढाल भी बनाया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी केवल विनाश के लिए ही संसाधन उपलब्ध नहीं कर रहे हैं, विनाश के रोकने का भी उपाय लगा रहा है, विनाश के रोकने का भी संसाधन को वह जुटा रहा है।
मुहैया करते रहा है, शुरू से ही करते रहा है। प्रथम विश्व युद्ध अपने समय का प्रलयकारी युद्ध था, अपने युग का, अपने टाइम का। द्वितीय विश्व युद्ध भी अपने समय का, अपने युग का प्रलयकारी युद्ध था, अपने टाइम का, अपने समय का। प्रथम विश्व युद्ध हुआ भी और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ भी, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया निरंतर आगे विकास ही कर रहा है। आज से 200-300 साल अगर हम पीछे जाएं और 200-300 साल के समय का अगर हम आज के समय से तुलना करें तो हम 200-300 साल की तुलना में आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। भले ही आज से 50 साल 60 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध, 70 साल 80 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, लेकिन एक महान महाप्रलयकारी युद्ध, विध्वंसकारी युद्ध के बावजूद भी दुनिया आज आगे बढ़ रही है, दुनिया का विकास हो रहा है। यह साइंस टेक्नोलॉजी का देन है। हम 50 साल पहले की तुलना आज के युग से करें, आज के समय से करें, तो हम पाएंगे कि काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा, मतलब जापान में, लेकिन जापान के टेक्नोलॉजी को दाद देना होगा। आज भी जापान दुनिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया से आगे है। आज लोग जापान के टेक्नोलॉजी को खरीद रहे हैं। जापान के शोध को, रिसर्च को लोग बड़े बड़े विदेशी क्या बोलते हैं, समृद्ध देश, अमेरिका, चीन जैसे देश भी उसके समृद्धि और जापान के टेक्नोलॉजी को खरीद रहा है, उसका रिसर्च को ले रहा है, उसके अनुसंधान को, उसको शोध को पैसा दे करके खरीद रहा है। तो जबकि प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हो गया था, परमाणु बम गिरा था, उसके बावजूद भी जापान विकसित हुआ है। तो जो भयावह स्थिति को लेकर के चिंतित है कि वहाँ पर अगर युद्ध हो जाएगा तो आज के समय का युद्ध का रूप क्या होगा। चाहे जैसा भी होगा, साइंस लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमेशा से प्रयासरत है। और जो भी समस्याएं हैं मनुष्य के जीवन में भविष्य में उपस्थित हो सकता है, उसका निराकरण करने के लिए भी साइंस प्रयासरत है। तो जहाँ तलवार बनाया है वहाँ ढाल भी बनाया है, और जहाँ परमाणु अस्त्र शस्त्र बम बनाए गए हैं उसके काट के लिए भी, उस परमाणु अस्त्र शस्त्र को निष्प्रभावी करने के लिए भी, उसके प्रभाव को रिड्यूस करने के लिए भी, कम करने के लिए भी विज्ञान काम कर रहा है। और कुछ ऐसे युक्ति उपाय, ऐसा कुछ क्या बोलेंगे, और हथियार, अस्त्र शस्त्र बनाएगा जो परमाणु बम के भी प्रभाव को खत्म कर देगा और उसके प्रभाव को कम कर सकता है। विज्ञान इस दिशा में भी काम कर रहा है, इसलिए चिंता का कहीं से विषय नहीं है। विज्ञान हमेशा बेहतरी के लिए काम किया है और इसी का परिणाम स्वरूप है कि हम 50 साल 100 साल 150 साल 200 साल पहले की दुनिया की तुलना आज की दुनिया से करें तो हम पाएंगे कि काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं, काफ़ी। जबकि अनेक इस समयावधि के दौरान अनेक प्रलयकारी, महाप्रलयकारी युद्ध भी हुआ है विश्व में, उसके बावजूद भी दुनिया आगे बढ़ी। तो साइंस हमेशा से सही दिशा में काम कर रहा है और काम करते रहेगा। मानव जीवन को खुशहाल बनाने के लिए विज्ञान, रिसर्चर और साथ ही दार्शनिक अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की है। सबने बहुत ऊंची ऊंची उपलब्धियां, कामयाबी को अर्जित किया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर दिशा में काम कर रहा है, विज्ञान हर दिशा में काम कर रहा है और उसका उद्देश्य मानव जीवन को खुशहाल बनाना है, बेहतर बनाना है। और इस दिशा में विज्ञान अपने हमेशा कार्यरत है, प्रयासरत है। इसलिए चिंता विज्ञान को लेकर के, विज्ञान की उपलब्धि को लेकर के चिंता का कोई कारण नहीं बनता है। तो आज के लिए इतना ही। और अंत में मैं तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।